सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। अरशद शरीफ की अहलिया का कहना है कि पुलिस के मुताबिक उन्हें गोली मारी गई है। बेईमाना तरीके से, सफ़ाकाना तरीके से दयारे गैर में बेदर्दी के साथ अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया जाएगा, ये कभी नहीं सोचा। अख्तर उस्मान साहब, उनका एक शेर है कि ये चांद रात नाव किनारा शजर हवा, सहमे हुए हैं कत्ल की इस वारदात से। जब उनको यूएई से निकलना पड़ा, यूएई अथॉरिटीज ने जब कहा और नामालूम मुकाम की तरफ वो चल दिए, उन्होंने कहा कि सागर भाई, मैंने अपने बेटे से, अपने बच्चों को हमेशा यही कहता था कि आपने पाकिस्तान नहीं छोड़ना, पाकिस्तान की खिदमत करनी है, दुनिया में किसी भी कोने में जाएं, पढ़कर वापस पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान की खिदमत करनी है। कहता है अब मैंने अपने बेटे को कहा है कि पाकिस्तान वापस नहीं आना। ये पाकिस्तानियों, ये हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान अब शायद ये ना रहे। रात 12:15 बजे मुझे जब पहला फ़ोन आया, अरशद हैज़ बीन शॉट, अल्फाज तकरीबन यही थे मेरा ख्याल। पहला रिएक्शन मेरा था कि शॉट में नहीं, टांग लग गई, गोली लग गई, यार शॉट में नहीं, कहाँ लगी, क्या हुआ, खैर से तो है, समथिंग मजाक तक। देखें भाई, आप मुझसे रिएक्शन पूछेंगे, उस टाइम हालात ही कुछ और होते हैं। सो आई डू माई बेस्ट टू रिकॉल कि मुझे क्या याद है। तो मैंने शायद रिएक्शन ये दिया कि हाउ डू यू नो, क्या हुआ है, कि मतलब हो सकता है मैं कनाडा में मौजूद थी बच्चों के साथ, और एक ऐसी जगह मौजूद थी जो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट में थी to the news that I had just received. I was at an amusement park. हंसी मजाक, रौनक, बच्चे, हंसने खेलने की आवाजें, और ऐन उसके बीच में मुझे एक कॉल मौसूल हुई काशिफ की तरफ से, और उसने कहा मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। तो नेचुरली ये सुन के दिल ही डूब जाता है सबसे पहले। He said Arshad has been shot. We knew where he was. हमें मालूमात तो मौसूल होती रहती थी, अपडेट्स मिलती रहती थी। तो मेरा पहला सवाल यही था कि he is going to be okay, right? और मुकम्मल खामोशी थी लाइन पे। मेरे बच्चे तब रोलर कोस्टर पे थे और मैं उनके सामने बैठी हुई थी। I honestly, I was just numb. Because वो खामोशी बिल्कुल खा जाने वाली खामोशी थी। और मैंने फिर दोहराया, he will be all right. गोली लगी है ना, हॉस्पिटल में है ना, जिंदा है, और फिर खामोशी। Then somebody said he's gone, brother. He's no more. It was a big shock. I mean, I couldn't imagine कि ये हो सकता। तो ज़ाहिर है जिसके साथ आप सारा दिन, मुझे कहा गया कि आप घर जाके कि सोशल मीडिया टीवी से खबर घर नहीं जानी चाहिए, गो एंड टेल। मैंने आप जाके बताया, मैं साफ नहीं करता। मैंने कहा मैं हाउ डू आई गो टू अ मदर एंड टेल कि आपके दूसरा बेटा भी, पहला भी हो यार, कि आपका बेटा दुनिया से चला गया। हाउ कैन आई टेल दैट वाइफ? मैं बाहर बैठा था, मेरे अंदर तो हौसला ही नहीं था कि मैं जाके अंदर किसी को ये बताऊं कि क्या हुआ। और मुझे फिर काशिफ ने कहा कि मुझे जाके बताना पड़ेगा उनके खानदान को, और वो नहीं बताना चाह रहा था। नेचुरली कौन इस तरह की खबर जो है शेयर करना चाहता है किसी से, या nobody wants to be the bearer of this kind of news.
but there was no other choice. He was told कि आप ही जाके खबर देंगे. घंटों वो बाहर बैठा रहा. मैं फोन पे ही थी. मुझसे I had also pulled over because I couldn't drive. And I kept telling him कि बिस्मिल्लाह करो, जाना है अंदर, जाना पड़ेगा. इस बात का काफी दुख रहेगा और है कि हम अरशद शरीफ साहब को बचा नहीं सके और वो जल्दी अल्लाह के पास चले गए. और मैं अपने आप को वाकईतन इस वक्त तन्हा फील करता हूँ. खैर हमें पता था, हमने पहले, क्योंकि हम चाहते थे कि एकदम ये जाके ना घर बताया जाए कि ये हो गया है. सो पहला कहा गया कि ये एक एक्सीडेंट हुआ. तो जो इन्फॉर्मेशन आती है हम बताते हैं भाभी को. और मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी. अंटिल आंटी ने जब कहा कि बुलाओ उसको अंदर, बस ये मेरे अंदर बिल्कुल हौसला नहीं था कि मैं उसके घर जाके ये बताऊँ उसके. और इस तरह गोली लगी उसको. Everybody was stunned, shocked, stunned. ज़रा अफसोस तो अपना सारों का अपनी अपनी जगह था ही, लेकिन very difficult moment. I relive it and it's just still difficult. Anyways, Allah Akbar. खैर. वो चंद कपड़े लेके निकले थे, एक छोटा सूटकेस, 3-4 शर्टें लेके निकले थे वो पाकिस्तान से. और फिर मैंने जबरदस्ती उनको कहा कि अब आप टीवी पे भी नहीं हो, आप यूट्यूब शुरू करें, क्योंकि आपकी अब इकोनॉमी जो है वो हमारी इसी पे चलनी और हमारा किचन इसी पे चलना है. तो जब शुरू किया तो लोगों ने रिस्पांस दिया भरपूर. और उन्होंने कहा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग हुई. तो उन्होंने कहा यार साबिर भाई, ये आपने ज़बरदस्त मुझे बताया कि अब मैं किचन के मामले में तो ज़रा थोड़ा सा सिक्योर हो गया. तो उसने मारोश ने मुझसे पूछा था कि आपके पसंदीदा जो है वो सहाफ़ी कौन है, जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं, जिनसे आप सीखते हैं. तो मैंने 3 नाम लिए थे. मैंने कहा था रऊफ़ क्लासरा साहब, आमिर मतीन साहब और अरशद शरीफ साहब. और मुझे याद है एक बार अरशद शरीफ साहब पर एक, उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, नवाज़ शरीफ की, अरशद शरीफ पर एक FIR करने की कोशिश की गई थी, शायद IB के ज़रिए, किसके ज़रिए मुझे वो याद नहीं है तफसील. उस वक्त भी मैंने अपनी जो फेसबुक की प्रोफाइल है वो चेंज की थी और बड़ी एक मैंने तहरीर लिखी थी अरशद साहब के लिए. वो एक यानी अजीब कम्बिनेशन था रोमांटिसिज्म का और अमलियत पसंदी का. आइडियलिस्ट भी थे, रोमांटिक भी थे और प्रैक्टिकल भी, प्रैग्मेटिक भी बहुत थे. और बड़ी उनकी ज़ात में यकसुई थी. ऐसा लगता था कि उनकी तरबियत बहुत अच्छे माहौल में हुई है और बड़ा मुस्तहकम एक मोतदल मिजाज था उनका. और वो देखिए, वो जब हवाला देते हैं बाज़ औक़ात तो मंटो का देते हैं, फैज़ का देते हैं, अहमद फराज का देते हैं, लेकिन वो इससे लगता है कि वो सेकुलर नहीं थे. वो एक ख़ास, यानी वो सेकुलर नहीं थे जो ताईद गैबी नहीं चाहता, अल्लाह की मदद नहीं चाहता. उनके बेटे ने तलावत की ना उनके मज़ार पे, सूरह रहमान पढ़ी, और वो ख़ुद भी बड़ा यकीन रखते थे, मगर वो अपनी मजहबियत का इजहार नहीं करते थे. अरशद शरीफ जो है वो रियली एक हसास मौजू है. अरशद शरीफ के हवाले से बात करना, क्योंकि ये ताल्लुक़ मोहब्बतों से भरपूर ताल्लुक़ भी था, इख्तलाफात से भरपूर ताल्लुक़ भी था. Arshad and I go back a long way. We were also in दुनिया न्यूज़ together. अरशद की सबसे बड़ी खासियत ये थी ना कि वो आपके लिए काम करते हुए, मेहनत करते हुए या एफर्ट करते हुए भी ना वो पसे पर्दा ही रहता था. He did not, ironically enough, he was a television man, but he didn't like being in the limelight. वो बहुत खामोश थे और बड़ा underplayed kind of आदमी था, low key, understated. And I remember वो मुख्तसरन आपको बताऊं तो दुनिया न्यूज़ के अंदर जो मेरे साथ एक वाक़या हुआ, I went through a very tough time and I for a long time I didn't even know कि उसके बैकग्राउंड में अरशद कितनी फायर फाइटिंग कर रहा था, कितने मामलात हल कर रहा था. Would you realize कि मुझे 10-12 साल बाद जाके पता लगा. And that too once we were just having dinner at my place और कोई बात हुई और वो वाक़या छिड़ा and
कोई ऐसा मैंने वाक्य बताया, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम एवर ही सेड टू मी कि आपको पता है कि फ्ला 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 ये हो रहा था तब, एंड ये हो रहा था, एंड दिस इज हु आई वाज टॉकिंग टू, एंड आई वाज शॉक्ड. मैंने कहा अर्शद, यू वर डूइंग ऑल दिस, यू नेवर मेंशन्ड इट, बट दैट्स जस्ट सो क्लासिक अर्शद. वो यारों का यार भी है और अपने काम को और अपने कॉलीग्स को हमेशा उसने सर आंखों पे रखा है, मगर वो जिताता नहीं है कभी. मैं अभी उसके घर से ही आ रहा हूँ और उसकी वालदा के साथ ही बात हो रही थी. अदील भी बैठा था, मैं और अदील कुछ दिन पहले जब हम ज़ाहिर उसके घर बैठे थे, बात हो रही थी कि समटाइम्स कहीं अड़ जाता था ना, वो बहुत अड़ जाता था. वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड. मतलब जब जुमला कहते हैं ना कि फैसला कर लिया तो अपनी भी नहीं सुनता, मैं दैट वे ही वाज लाइक. उसको हिलाना किसी चीज़ से बहुत मुश्किल था. तो अक्सर आके हम ये बात करते ही मुझे आगे कहता था. तो अब मैंने आना इस कुर्सी में बैठना, यहाँ पे अली बैठता है हमेशा, तो वो सोफे नीचे है, मैं उसको कहता मैं साइड पे हो जाए, और उसने साइड पे होना. तो अर्शद क्या करा है, मैंने क्या किया, सबको पहला होता है मैंने किया क्या है. मैं कहा यार छोड़ जान देना, कोई बात करनी है, मैं फुटू तो ना समझ में, मैं यही काम करता हूँ ना कर अर्शद, ये इस वजह से जो भी कुछ, अगर कोई भी इशू है किसी तरीके से भी, चल ठीक है यार आपने कह दिया ठीक है. मतलब मैं जितने सालों से उसको जानता हूँ, मेरी आज तक हम एक जगह पे इतने अरसे ट्रांसमिशंस, मेरे उसे तलखी नहीं हुई. दिस स्माइलिंग फेस, और मुझे कहा कि आपने उसका चेहरा देखना, मैं कहा मैंने नहीं देखा, आई डिडंट सी इट. और उसकी वजह ये कि मैं एक चेहरा जो मैंने देखना या जो मुझे याद रखना था, जो कि अक्सर वो यूँ अगर आएंगे ना कमरे में करके बैठा होगा और यूँ ही होगा, ओह काशिफ भाई, and this burst out into a smile and we'll have this conversation. जब मौज में होता तो काशी कहता होता था, तो मैं भी जब कई दफ़ा यार अर्शद क्या कर रहा है, तो आगे से काशी तुझे पता नहीं है, काशी ये इस तरह नहीं है, इस तरह. वेरी स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड, बट व्हाट अ फैंटास्टिक गाय. बहुत जेंटलमैन आदमी. वो उनके आप जितने भी व्लॉग्स देख लें पिछले 2 महीनों के, वो 2 शर्टें हैं. ये उनकी कुल जमा पूंजी है, जिसके बारे में, वरना तो आपको मालूम है विरासती घर है उनका, ठीक है जी, बच्चे हैं, और 2 शर्टों में वो गुजारा कर रहे थे पिछले 2-2.5 महीनों से. 2 महीने केनिया में और उसके बाद उससे पहले यूएई में. ये थी सिचुएशन. The smile he had on his face, I've never seen such a meaningful smile ever in my life. वो अरशद बहुत सारी बातें उसके एक्सप्रेशन से पता चलती थी. आपको मज़े की बात बताता हूँ, अरशद शरीफ जैसा लिसनर मैंने कभी नहीं देखा. मुझे बहुत बोलने की आदत है, बहुत सारे लोगों को होती है, लोग सुनते भी हैं, कुछ अच्छे लिसनर होते हैं, लेकिन अरशद ऐसा बेहतरीन लिसनर था ना. अरशद में ये कैपेसिटी थी कि वो 2-2 घंटे आपकी गुफ्तगू को सुन सके. हमारे घर में हमारे एक जर्मन शेपर्ड है. मैंने रिक्वेस्ट की थी अरशद से कि माय किड्स वांट अ डॉग. अगले 24 घंटे के अंदर अंदर एक बेहतरीन ब्रीड का खूबसूरत तरीन पपी मेरे घर डिलीवर हो गया था. मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, अगरचे अब बहुत कम मुलाकात होती थी, इसलिए कि हम शहर के 2 मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहते थे. 20-25 किलोमीटर का फासला था. वो भी मसरूफ़ रहते थे और हम भी अब कोई ज़्यादा घर से नहीं निकलते थे. लेकिन जितनी भी यादें हैं सब खुशगवार हैं. बहुत अच्छे मेज़बान थे, बहुत फोकस्ड आदमी थे, बेहद मेहनती थे. उनकी कुछ नादर खसूसियात थी जो इस माशरे में नहीं होती. बर्र सग़ीर के माशरे में एहसास कमतरी बहुत होता है, एहसास में तहफ़्फ़ुज़ बहुत होता है, उनमें नहीं था. और वो जल्दी की राय कायम करने में ताजील नहीं करते थे. अब आम तौर पे ये होता है कि 2 बहस हो रही है, 2 आइडियाज़ हों, या फ़र्ज़ कीजिए 3 हों और 2 मुख्तलिफ 3 आरा हों, तो उनमें से एक को ज़रूर आदमी मुंतखब कर लेता है. लेकिन वो सुनते रहते थे. बहुत ही वो खामोश तबा आदमी थे, जिन्होंने टेलीविज़न पे उन्हें देखा है, जिन लोगों ने वो नहीं समझ सकते उन्हें कभी भी. वो बात करते ही नहीं थे, सोचते रहते थे और काम करते रहते थे. वो मुसलसल ख़ुद को मसरूफ़ रखते थे, एक कमाल ज़िद के साथ, एक पूरे अज़्म के साथ वो मामले को पूरी तरह खंगालते थे. नवाज शरीफ ख़ानदान के मनी लॉन्ड्रिंग के जो शवाहिद FIA मुहैया नहीं कर सके, वो उन्होंने मुहैया कर दिया. अरशद के बड़े बेटे अब्दुल्ला से भी मिली कनाडा में. ही वाज कैचिंग अ फ्लाइट
वो अपने वालिद की मैयत के बाद पहुंचा, दफना सका, मिल सका, उससे मिली। और इतना साबिर बच्चा, मैंने ज़िंदगी में इतना साबिर बच्चा नहीं देखा। अभी यूनिवर्सिटी पहुंचा था, अभी और 12 घंटे पहले बाप की वफात से उसकी फ़ोन पे बात हुई थी। मैंने कहा क्या आखिरी बात हुई? कहते हैं कुछ नहीं, बस वो अब्बा बहुत इम्प्रेस थे। उन्होंने कहा कि यार ये भी टैलेंट है तेरे पास। इट्स अ वेरी प्राउड फादर। देखिए उसका एक तो हम क्योंकि सियासी काम करते थे, पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस, ज़्यादा पॉलिटिकल स्टोरीज, ही वाज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। पेपर वर्क कमाल था उसका, रिसर्च, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों की। तो अरशद का ज़्यादा काम डॉक्यूमेंटेड था। यहाँ से कार्टन्स गए हैं, संदूक गए हैं यहाँ से, जो पेपर्स यहाँ पे पूरी अलमारी पीछे भरी हुई, अलमारियाँ भरी होती थी उसके कागज़ों की, लॉट ऑफ पेपर, यार कमाल पेपर वर्क करता था, अटेंशन टू डिटेल कमाल थी। देखिए वो उनकी बहादुरी, ये तो सब हर अखबार नवीस जानता है कि ख़तरनाक माफिया, इसके नामों का नाम आप आश्कार नहीं कर सकते। आप सियासतदानों पे तनकीद कर सकते हैं, इवन इस्टेब्लिशमेंट पे कर सकते हैं, उसमें बाज़ एहतियातें हैं। लेकिन ये तो वो तो दो तरह के लोगों को, एक जो लोग उनके राज आश्कार करें और एक उनके मुखबिर, उनको हमेशा वो कत्ल कर देते हैं। अरबों खरबों रुपए का एक तो कारोबार होता नाजायज़ है, फिर ये कि उसका इन्हिसार ही राजदारी पे होता है। तो वो देखे ना अफ्रीका तक पहुँचे, वो लोगों का ख्याल है पनाह लेने के लिए पहुँचे, वो तो कहीं उनको अफ्रीका के जंगल में छोड़ते, वहाँ भी जर्नलिज्म करते हैं। जब उन्होंने अपना शीरी मज़ारी से कहा कि कातिल मेरे ताक़ुब में है, तो उन्होंने वीला करना नहीं छोड़ा। शीरी मज़ारी ने कहा कि तो आप पहचान लिए जाएंगे पस मंज़र से, यानी कोई वो सब्ज़ा होता था पस मंज़र में, तो इसके बावजूद वो नहीं रुके। देखिए तकरीबन रोज़ ही आमना सामना तो रहता ही था उनसे, क्योंकि हफ्ते में 4 दिन तो वो प्रोग्राम करते थे और आते थे। शुरू में मैं बड़ा डरता था, मैं उनको आइडियलाइज़ तो करता था, मुझे वो पसंद भी बहुत है, उनकी नेचर बहुत पसंद थी, लेकिन उनके पास जाने से या उनसे बात करने से या उनको फेस करने से डरता था कि इतना बड़ा नाम है, पता नहीं माइंड ही ना कर जाए। लेकिन मुझे जानकर बड़ी हैरत हुई कि कई ऐसी खबरें थी जो ARY पर मैंने ब्रेक की, तो उसके बाद उन्होंने ख़ुद बुलाकर उसका एक तरह से एप्रिसिएशन की और कहा कि ये तुमने बड़ा ज़बरदस्त स्कूप खेला है, आज तो बड़ी ज़बरदस्त खबर दी। तो वो हमेशा अप्रिशिएट करते थे और कई मौक़ों पर बिठा के बताने लग जाते थे, इनसाइड्स बताने लग जाते थे। और कई मौक़ों पे ऐसा होता था कि वो मुझसे पूछते थे कि बताओ इनसाइड्स क्या हैं, PTI में क्या चल रहा है, क्या देख रहे हो तुम। तो वो इस तरह से बातचीत करते थे या मशवरे करते थे, तो लगता था कि यार इतना बड़ा सहाफ़ी है और हमसे बात कर रहे हैं और इस अंदाज से बात कर रहे हैं, तो उनसे सीखने को बड़ा मिलता था। उनकी एक बड़ी अच्छी आदत थी कि वो हमेशा आपको क्रेडिट ज़रूर देते थे। जब किसी भी किस्म की आपकी कोई चीज़ है जो ड्यू है क्रेडिट, तो वो मस्ट, आपका क्रेडिट कभी आपसे नहीं लेते थे। तो उनसे हमेशा सीखने को मिलता था। जब आपने कहा कि वो इंट्रो में बताया करते थे कि दुनिया भर में, पाकिस्तान में और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम, तो वो आवाज़ तो खामोश होगी। आप कहते हैं लाखों, उनको पता नहीं कितने लोग सुनते होंगे। अरशद के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने का मौका मिला और वो डॉक्यूमेंट्री लाइक वन ऑफ द बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज एवर मेड इन पाकिस्तान। 2 दिन मैक्सिमम लगे उस डॉक्यूमेंट्री के बनने में, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितनी वो डॉक्यूमेंट्री देखी गई है, जो एक्यूमुलेटिव व्यूज़ हैं उसके, मुख्तलिफ उसकी अपलोड्स हुई हैं ना, कुछ लोगों ने चोरी करके भी लगा दी है, तो वो 25 मिलियन से ज़्यादा थे जब मैंने लास्ट टाइम देखा। कुछ लोग हैं, नाम अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन वो हैं, मैंने इसका अपने व्लॉग में भी जिक्र किया, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि यार अरशद से बात करो, क्योंकि उन्हें मालूम था कि हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बातचीत है। तो उन्होंने कहा कि आप अरशद शरीफ से बात करें, कि हम बैठ कर कहीं बात कर लेते हैं, कि इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट ना करें, क्योंकि अरशद शरीफ उन दिनों उनके ख़िलाफ़ कुछ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ कर रहे थे। तो वो चूँकि मेरे भी दोस्त थे, तो मैंने कहा मैं इस बारे में बात करूँगा, पैगाम आपका पहुँचाऊँगा। तो मैंने अरशद शरीफ साहब से जाके ऐसी बात की। मैंने कहा वो मुझे मैसेज ये मिला, अमानतन एज़ इट इज़ मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, फ़ैसला आपका है, अगर कोई गलत फहमी है या कोई पर्सनल है तो हम इसको बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं की इस मामले में, तो अब अगर शुरू करूंगा तो मामला कहाँ तक जाएगा। तो मुझे आज भी याद है उनके लफ्ज़, उन्होंने कहा मेरी ज़ाती अना का मसला नहीं है, उस बंदे की 2 नंबरियों का इशू है, अगर वो छोड़ दे तो मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा। देखिए एक क्लास थी, जैसे अबुल कलाम भी थे तो अखबार नवीस, यानी पेशे के अतबार से सैयद अबुल आलम मौदूदी भी थे, और मोहम्मद अली जौहर तो थे ही, अखबार नवीस हमीद निज़ामी थे,
और दीवान सिंह मफ्तून थे, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे। लेकिन ये एक दूसरी तरह के अखबार में, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उसमें इनका पाया बहुत बुलंद है। दुनिया में बहुत कम ऐसे अखबार नवीस होंगे जो यानी तहकीकाती सहाफ़त में जिन्होंने इस कदर रियाजत की हो, ऐसी मुस्तकिल मिजाजी का भी और ऐसी बेखौफी का मुजाहरा भी किया हो। फॉरेन अफेयर्स मैंने जब कवर करना शुरू किया प्रॉपरली, तो उस वक्त अरशद शरीफ वॉज माई बॉस। मेरे लिए एक आइडियल सिचुएशन बन गई कि मेरा बॉस मेरे काम को समझता है। वो खुद फॉरेन अफेयर्स को समझता था, डिफेंस को समझता था, रीजनल डायनामिक्स को समझता था। अरशद शरीफ को मालूम था इंटरनेशनल अफेयर्स का, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ जो पहले जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं होती थी, हमारे ऑफिस में नहीं मिलती थी, अरशद शरीफ वुड एक्सप्लेन दैम टू द पीपल इन लाहौर कि यार ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चलाएं। कहा जाता है कि मकतूल की शख्सियत में उसकी कदर की वजह ढूंढनी चाहिए, तो इस बारे में अरशद शरीफ साहब की शख्सियत में कोई ऐसा पहलू जिस पर आप रोशनी डालना चाहिए? उनकी बहादुरी। 2010 में जनवरी में अफ़गानिस्तान के मौजू पर लंदन में एक कॉन्फ्रेंस हुई, द लंदन कॉन्फ्रेंस ऑन अफ़गानिस्तान। उस पर बहुत सारे सहाफ़ी गए पाकिस्तान से, मैं भी गया, अरशद शरीफ भी थे वहाँ पे। अरशद शरीफ जो है उनके साथ जहाज़ में जिस तरीके से वाजबी सलाम दुआ, वही उसी तरीके से पहुँच गए। एक ही होटल में ठहरे हुए थे, खासा वक्त जो है वो हमने कई तकरीबन हफ़्ता डेढ़ हफ़्ता हम इकट्ठे रहे। लेकिन उस दौरान जो है दोस्ती का ताल्लुक़ इस तरीके से पैदा हुआ कि मैं और अरशद जो है वो, हमारा एक फ़ॉरेन कॉमनवेल्थ ऑफिस ने बर्मिंघम में एक इवेंट रखा हुआ था, एक इंगेजमेंट थी वहाँ पर। उधर की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो काम कर रहे थे डी रेडिकलाइजेशन ऑफ सोसाइटी और इंटीग्रेशन पाकिस्तानी कम्युनिटी की ब्रिटिश सोसाइटी में। हम वहाँ गए, बर्मिंघम में वो इवेंट चल रहा था और उन्होंने प्रेजेंटेशन दी उन ऑर्गेनाइजर्स ने कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई, मैंने जो है वो उन्होंने कहा इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा मैं पूछना चाहता हूँ। सवाल किया, मैंने सवाल उनसे ये किया, मैंने उनसे पूछा कि आप इतना कुछ कर रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, लेकिन इसका ताल्लुक इंटीग्रेशन के साथ क्या है? अच्छा, द मोमेंट आई सेड दिस, व्हाट हैपेंड, द गाय ही सेड कि दिस इज़ नॉट अ लेजिटिमेट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन अच्छा नहीं है। अच्छा, आई वाज स्टन्ड, मैंने कहा मैं अभी इस पर रिएक्ट करूँगा। Before I could do anything, before I could say anything, like look at my hand, look at my hand. अरशद शरीफ was sitting right next to me, बिल्कुल across the table, जिस तरह आप मेरे सामने बैठे हैं ना, अरशद ऐसे बैठा था। बस जोर की आवाज़ आई, शीशे का टेबल था। I was stunned, मैं डर गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? And अरशद शरीफ was on top of his lungs. It was like, how can you say that it is not a legitimate question? कैसे कह सकते हैं आप उसके क्वेश्चन का मजाक उड़ा दें? आप क्वेश्चन का जवाब दें, सही है गलत है इसके ऊपर तबसरे को छोड़ दें। अच्छा, आई वाज लाइक कि ही वाज डिफेंडिंग माय राइट टू क्वेश्चन। नाउ डिफेंडिंग समबडीज राइट टू क्वेश्चन, अ लेजिटिमेट क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग फ्रेम्ड एज एन इलेजिटिमेट क्वेश्चन, दैट इज व्हेन आई गॉट टू नो कि दिस गाय हैज समथिंग इन हिम। एक दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ शख्सियत के बारे में कि वो किसी एजेंडे पे नहीं थे, वो किसी के पेरोल पे नहीं थे, वो पाकिस्तान के पेरोल पे थे, वो एक बेहतर पाकिस्तान की तलाश में। अरशद में कुछ क्वालिटीज़ ऐसी थी जो आपको, कम से कम मुझे, मेरे हम असर जो सहाफ़ी हैं, जो हम असर दोस्त हैं, उनमें नज़र नहीं आती। कमाल का बंदा था, दलेर था, बहादुर था, नडर था, बेबाक था। हाल ही में जब ये बड़े बड़े इक्विटल स्टार्ट हुए, केसेस बंद होना शुरू हुए, स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हुकूमत के और वजीर आजम के, उस दिन मुझे अरशद बहुत याद आया क्योंकि वो पाकिस्तानी टेलीविजन पे नहीं था और वो केन्या में था। एंड आई गॉट इन टच विद हिज सीनियर प्रोड्यूसर एंड आई सेड यार अरशद आज बहुत याद आ रहा है, विश आज अरशद होता, बिकॉज दैट वाज द केस व्हिच जो उसने थरो रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करके उसके ऊपर थरो रिपोर्टिंग की थी, न डर होके, बिला खौफ।
और बड़े एक स्ट्रेट लाइन मौकफ के साथ, बट दैट वाज अरशद फॉर यू। तो जिस ऑफिस में आप मेरे साथ बैठे हैं, मेरा भी ऑफिस यहाँ से शिफ्ट हो रहा था और मेरा ये ऑफिस भी शिफ्ट हो रहा था और आपको मेरे पीछे जो ब्यूरो नज़र आ रहा है, ये स्क्रीनें लगी हुई हैं, ये सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं यहाँ बेसमेंट में बोल की, क्योंकि हमने एक नई जगह ली थी और उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर अरशद शरीफ साहब जो हैं उनका ऑफिस बन रहा था बड़ा आलीशान सा, और जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ पर अली शेर साहब मेरे साथ बैठे थे, अली शेर साहब, मैं एम पी सुमरो साहब। तो मैं उनसे ये बात कर रहा था आज से कोई 1 हफ़्ता पहले शायद। मैंने उन्हें कहा कि अरशद शरीफ साहब इंशाल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं और आप जब वो ज्वाइन करेंगे कि देखिएगा कि और ज़्यादा बोल की आप लोगों की एफिलिएशन बोल से बढ़ जाएगी और बोल की जो एक क्रेडिबिलिटी समझ लें या आप कहें व्यूअरशिप समझ लें या आप ये कहें कि अरशद शरीफ साहब के आने से मैंने कहा कि बड़ा एक तगड़ा एक आप देखेंगे कि लोगों की हमारी व्यूअरशिप में भी इजाफा होगा। चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई, मंजिल तो वाकई अभी नहीं आई ना, और अभी तो मंजिल से हम और भी कोसों दूर नजर आ रहे हैं, सदियों दूर। हर एक कदम आगे और 15 कदम पीछे ले लेते हैं हम। अरशद की मिशन तो सिर्फ सच की जुस्तजू थी और तलाश थी। इस हक और सच की तलाश में कीमत बहुत भारी अदा करनी पड़ती है हमारे यहाँ। अरशद अपनी जान से कीमत अदा कर गया और वो जो ये कीमत अदा करने के मजाज भी नहीं थे वो भी कर बैठे। 4 बच्चे यतीम हो गए, बेवा हो गई उसकी बीवी, उसकी वालदा ने एक और जवान बेटे का जनाजा उठवाया, उसे सुपुर्द खाक किया। तो ये कीमत हर कोई अदा नहीं कर सकता, करना चाहिए भी नहीं है। अरशद जाते जाते सिर्फ एक चीज कह गया था कि भाई गलत और सच में फर्क करना। उसने अपनी जान इस चीज के लिए दी है क्योंकि उसको खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि हक और सच और गलत और सही, हक और बातिल, it might be different for you, it might be different for me, but do we have the courage to stand up and shout at the top of our lungs what it is and what the difference is? Many of us don't. He had that courage and he was willing to pay the price for it. उनसे ज़्यादा सीखने को नहीं मिल सका। अभी सीखने का अमल एक तरह से शुरू हुआ था, अभी तो उनसे बहुत कुछ सीखना था। जल्दी चले गए, लेकिन जो उनका मिशन था, जो उनका एक विज़न था, उसको आगे लेके बढ़ना चाहता हूँ और उनकी तरह बनना चाहता हूँ। पता नहीं कामयाब हो सकूँगा, नहीं हो सकूँगा, उन जैसा बन तो नहीं सकूँगा, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। नवंबर की वापसी का पूरा प्लान था अरशद का, वापस घर आने का। अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी भी ड्रॉप ऑफ नहीं कर सका। छोटी छोटी ये हमारी खुशियाँ होती हैं बहैसियत वालिदैन जो हम पूरी कर सकें, वो नहीं देख सका ये सारे मनाजिर, उसको मौका ही नहीं मिला। उसको ऐसे हालात पैदा हो गए कि वो पिछले चंद महीने से 10,000 किलोमीटर दूर अपने वतन से, अपने घर से, अपने बच्चों से, अपनी माँ से। एक लफ्ज जिससे आप अरशद शरीफ साहब को सारी जिंदगी याद रखना चाहेंगे, वो लफ्ज क्या है? बहादुर। जब हम सारे गए थे, जब अरशद भी इस्लामाबाद छोड़ के गया, तो हम 3 बंदे इसी कमरे में बैठे और डिसाइडेड लेट्स जस्ट लीव द सिटी। परसेप्शन। मैंने उनके साथ 2018 में तकरीबन 3 महीने एक डॉक्यूमेंट्री पे काम किया था। मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रोफेशनली और क्वालिटी ऑफ जर्नलिज़म के लिहाज से मैंने उनसे अच्छा सहाफ़ी पाकिस्तान में एटलीस्ट नहीं देखा। जिस रात उनकी शहादत हुई, जिस दिन हमें पता लगा, उस सुबह मुझे मेरे जहन में कुछ अल्फाज आए थे। मैं सिर्फ वो अल्फाज पढ़ना चाहूँगा। हाँ, मुझे हक है यहाँ बात करने का, मेरे ख़यालात सरेआम करने का। हाँ, मुझे हक है यहाँ बात करने का, मेरे ख़यालात सरेआम करने का। ये परचम हाथों में थामे मैं भी दौड़ा हूँ इन गलियों में। इस घर की दीवारें मैंने भी सजाई हैं उन झंडियों से, जिनसे मेरे हाथ तो सब्ज़ और सफ़ेद हुए तो तेरे लाल क्यों। जिनसे मेरे हाथ तो सब्ज़ और सफ़ेद हुए तो तेरे लाल क्यों। जब हम सब बराबर थे तो ये इस्तेहसाल क्यों। मेरी कहानी आम और तेरी कहानी अहम क्यों। क्या ताकत के नशे में चूर हो, आम आदमी से दूर हो। आम आदमी के पास है ही क्या, थोड़ी जुर्रत और कुछ अल्फाज, और तेरे पास सारी ताकत और हथियार। वो अल्फाज जो कि दारो रस्म से आशना है, वो अल्फाज जो तारीख़ व तदबीर से परवरदा हैं, वो अल्फाज जो बेमोल हैं। और देख,
ये जो तेरी ताकत के औजार हैं सिर्फ एक पैरहन थे जो अब अचाट है। लफ्ज़ नश्तर की तरह हैं बरसे इस पर, बज़ाहिर आहनी ढाल में बेवक़्त तेरा इख्तियार है। हाँ मुझे हक है यहाँ बात करने का, मेरे ख़यालात सरेआम करने का। तो रिक्शों के पीछे उनके पोस्टर्स लगने लग गए हैं, तो जब ट्रक या रिक्शे के पीछे लोग तस्वीरें लगाने लग जाएं किसी की, तो समझ लें कि वो अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर है। यार वो इतना, इस कमरे में हर वक्त खाना चलता है, दोस्त बैठे हैं, मेहमान बैठे हैं और खाने आ रहे हैं। अरशद साहब के जाने के नुकसानात पे बात करूँ, बहुत सारे हैं। उनमें से एक ये है कि कितना बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो इंटरनेशनल लेवल का सहाफ़ी था वो चले गए, एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ चली गई, एक बड़ा इंसान चला गया, एक बहादुर और जुर्रत वाला इंसान चला गया। कितने लोगों के रोज़गार का वो सबब थे, किस तरह वो चीज़ें कर रहे थे, वो बड़ी चीज़ें। और इस साने से, इस टारगेट किलिंग से, इस शहादत से, इस कत्ल से जो मैसेज गया, जो खौफ फैला। आज भी मेरी उनसे बात हो रही थी अरशद साहब के जनाजे के बाद और तदफीन के बाद। हम अरशद साहब के घर गए तो हम इकट्ठे ही थे, मैं और रिजवान गिलज़ई साहब। तो हम यही बात कर रहे थे कि किसी एक शख्स में जो तमाम चीज़ें होनी चाहिए वो तमाम जिस एक शख्स में थी वो अरशद शरीफ साहब थे। जुर्रत वाले भी थे, बहादुर भी थे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी थे, क्लैरिटी भी थी, बुक्स भी पढ़ते थे, इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर भी था, मुहिब वतन भी थे। तमाम चीज़ें जो किसी एक सहाफ़ी में आइडियली होनी चाहिए वो सब चीज़ें उनमें उनमें मौजूद थी। बट व्हाट अ गाय, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग, नॉट बिकॉज़ ही इज गॉन। मतलब यहाँ से मैंने प्रोग्राम कर, पहले मैं यहाँ पे होता था, अभी रिसेंटली इस कमरे में आया, पहले दोनों तरफ एक ही दीवार है। हम जब रशिया गए, आई वाज द ओनली फीमेल कॉरेस्पॉन्डेंट ऑन दैट ट्रिप, और बहुत से आदमी थे उधर। And although you know it shouldn't matter, we're all professionals, मगर end of the day it does kind of matter sometimes, you know। आप दूसरे मुल्क में हैं और ज़बान अलग और हालात अलग, और इस तरह के हालात है कि जंग छिड़ने वाली है। और मैं थोड़ी सी overwhelmed थी when I reached, because I had to hit the ground running। मुझे immediately रिपोर्टिंग और काम स्टार्ट करना था। एंड आई रिमेंबर मैंने तब काशिफ को फ़ोन करके उसके अगले दिन कहा कि भाई आई थिंक 40 अगले दिन भी नहीं, 48 घंटों बाद मैंने काशिफ को कॉल करके ये बात कही थी कि ही सेड आर यू ओके? आई सेड नाउ आई एम ग्रेट। ही सेड क्यों, क्या हुआ है? मैं कहा यू नो व्हाट, अरशद इधर है। मैं कहा मुझे लग रहा है मेरा भाई इधर है एंड आई एम सॉर्टेड। मैं बड़े सुकून में हूँ, अब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि 55 60 65 आदमी हूँ इधर, मैं बड़ी ज़बरदस्त मगन में काम कर रही हूँ। एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। And I said नहीं, मैं तुम्हें सीरियस ये बात बता रही हूँ, मुझे बहुत एक मेंटल सुकून है कि अरशद इधर है। रात के बीच में मुझे अगर कुछ खाना है, मैं नीचे चली गई हूँ, या आप यू नो हर किस्म के अजीबो गरीब हालात में और सर्द मौसम में, और बाहर आप रिपोर्टिंग और काम कर रहे हैं at all wee hours of the morning and night। And so I told him that, and I don't know if he understood what I was saying, but this is something I've held very close to my heart. He was such a gentleman। जिस तरह वो ट्रीट करता था आपको, जिस इज्जत से, उसकी आंखों में हमेशा शर्म थी और इतनी इज्जत होती थी, जितनी दोस्ती यारी हो जाए हमेशा इतनी इज्जत होती थी कि इट वाज जस्ट अमेजिंग। इसी ट्रिप के ऊपर मैंने गलत पैकिंग कर ली थी, जूते मेरे पास सही नहीं थे, गरम मोजे और स्कार्व्स वगैरह नहीं थे, और हम लोग बैक टू बैक हमारी ट्रिप जो है स्केड्यूल्ड थी। मगर उसके बीच में अरशद इंश्योर्ड, इतनी ट्रिप थी कि सोचे आई डिडंट हैव टाइम टू चेंज मनी और एक्सचेंज, एंड अरशद मेड श्योर कि गाड़ी रुके, जिधर मौका मिलता है और मैं उतरूं और मैं कुछ खरीदूं ऑन हिज क्रेडिट कार्ड। मैं बार बार इसरार करती रही कि मुझे कन्वर्ट करने दें, या बाद में फिर और कि भी मुझसे पैसे वापस ले लो, नहीं। एंड ही हैड अ थिंग फॉर हैट्स। उसने बड़ी हैट्स एंजॉय की, हमारी किट भी बड़ी लगी थी उस ट्रिप के ऊपर, बड़ी मीम्स लगी, कभी वो पहने वैसी कैप्स, वुलन कैप्स, बड़ी बड़ी कैप्स, कभी मैं पहनूं, फिर जार लुकिंग लुक आए और वही किट लग रही थी। इट वाज अ गुड टाइम, बट एवरी डे वी एंजॉयड इट। ही टुक इट इन स्ट्राइड। वो कभी भी क्रिटिसिज्म को भी आल्सो ही वुड नॉट लेट इट गेट अंडर हिज स्किन। ही वाज वेरी कंफर्टेबल इन हिज स्किन, बिकॉज़ जो बंदा पेशेवराना तौर पर सॉलिड हो, उसको फिर फर्क नहीं पड़ता। वो डिग्निटी छोड़ के गए, वो सेल्फिश नहीं थे, सेल्फ मेड थे। उन्होंने डिग्निटी पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने अपनी जुबान पे कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कहा मैं अपने अल्फाज नहीं बेच सकता। उन्होंने अल्फाज बेचने से इनकार किया। बोली लगी होगी, कब नहीं बोली लगी होगी बोली, लेकिन उन्होंने अपने अल्फाज बेचने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं
जो यहाँ और यहाँ है मैं सिर्फ वो बोलूँगा। इवन अब्दुल्ला, मैं उसे गले लगा के रो रही थी। मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा था। वो लड़का साबिर, खामोश। एंड आई टोल्ड हिम कि तुम्हारे बाप की जो लेगेसी है, जो विरसे में उन्होंने तुम्हें जो कुछ दिया है, उसको कभी ना भूलना। एंड ही न्यू, ही इज अ वेरी प्राउड सन एज वेल। उसको ये मालूम था कि मेरा बाप हमेशा हक और सच की तलाश में रहता था। मेरा बाप हमेशा निडर था। सच की बात करना और वो बात करना जो अपना नजरिया है और जो कन्विक्शन है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। आई थिंक द होल फैमिली is very very well aware of that and they had understood this from a long time because ये अरशद की personality थी. He was a workaholic. बहुत काम करता था अरशद. Like he was constantly at work or working even outside the office. तो ये देखिए, ऐसा आदमी कभी नहीं मरता। वो उनका साया मुद्दतों के लिए, अशरों शायद सदियों तक दराज हो जाए। What a fantastic guy. यार बहुत अच्छा बंदा, बहुत अच्छा। लेकिन सहाफत में आप मेरे उसके व्यू शायद डिसएग्री, हम डिसएग्री करें कि बहुत सारी चीज़ों पे करते हैं, इधर ही बैठ के करते हैं। दलेर था और बहुत अच्छा ही एज अ गाय वाज अ वेरी गुड गाय। मेरी ज़िंदगी को कभी तलखी नहीं उसकी। अलग होती थी बड़ी बड़ी बड़ी, मैं देखता रहता था। वो आपने देखा होगा ऑन एयर वसीम मदामी के साथ हो गई जी। जो भी आपने आपस में दो जुमलों में जो एक्सचेंज हो सकता है इंसान का, वक्त के मुताबिक होती है ना चीज़, हर चीज़। ग्रेट गाय, ग्रेट गाय। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे काश भाई। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया काश।